चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारी वीडियो है क्लास 11 आईसीएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए, और जो हमारी क्लास 9 है उसमें जो आईसीएससी बोर्ड है ये वाला टॉपिक आता है हमारा, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो फिर आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसको हम पहले ढंग से समझते हैं। देखिए, हमारा बेसिकली ये लॉ क्या कहता है। समझ लीजिए हमारे पास दो बॉडी, एक हमारे पास बॉडी वन और एक है बॉडी टू। ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, तो फिर इन दोनों बॉडीज के पास कुछ ना कुछ मास होगा। अब हमें क्या चीज़ पता चली, ये जो दोनों बॉडीज है ना, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। जो हमारे पास जो m1 वाली बॉडी होगी ये m2 को अपनी तरफ खींचेगी, और जो m2 वाली बॉडी होगी ये m1 को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और इस फोर्स को क्या नाम दिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है वैसे ही हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और हम छोटा सा जी भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या चीज़ नोटिस करी, जो हमारे पास ये जो फोर्स है, न्यूटन ने हमें क्या चीज़ बताई, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम मास m1 इंटू m2। यानी कि जो हमारे पास दोनों मासेस है ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करके, ये उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये जो हमारी फोर्स है, ये हमारी फोर्स जो है, ये जो है एफ जी, ये हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों की डिस्टेंस आर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा दूं, अगर मेरे पास एक मास है m1, ठीक है, और दूसरा मास है m2। ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। अब हम देखिए, अब हम जब हम ये हमें पता है, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, उस वो जो हमारा कांस्टेंट होगा उसको हमने नाम दिया है कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं इसकी तरह यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या चीज़ है, ये रही स्टेटमेंट क्या बोलती है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यानी कि कोई सी भी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, यानी कि कोई और सी बॉडी क्या करती है, हमें जो है एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम। और किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि उन दोनों की जो डिस्टेंस है उसके अपॉन में करके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमने जो एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट करी है, और इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, इधर कर लेता हूँ, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो ये जो मैंने ये इसकी स्पेसिफिकली तौर पे इसकी मैंने ये क्यों लिखवाई है, इसकी जो यूनिट है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमारी पूछी भी जाती है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले आपको एक न्यूमेरिकल करके देखता हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो हमारा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे पास उसने क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। मतलब हम इसको एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉडी है मेरे पास 10 kg की, m1 इक्वल्स टू का 10 kg। ठीक है, और मेरे पास दूसरी बॉडी है m2, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 kg। ठीक है,
और हमारे पास क्या चीज़ है, उन दोनों की जो है हमारे पास डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, वो है हमारे पास हम्म, वो है हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर। अब उसने क्या चीज़ पूछी है, ये हमें जो है इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर हम सीधी सी काम करेंगे। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका, सबसे पहले एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, अगर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल लिखना है, एकदम 100% लिख कर आना है, क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जरूरत नहीं है, वहाँ पर क्योंकि एमसीक्यू होते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट लिखना होता है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जो हमारी जी की वैल्यू है वो मेरे पास है 6.67 इंटू का 10 टू द पावर -11 इंटू का m1 की वैल्यू क्या है 10 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 20 kg, अपॉन आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 मीटर। इसको मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ। अब मैं ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इससे ये गया 10 आ गया, इससे ये गया 5 आ गया। अब हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, 6.67 इंटू का 10 टू द पावर -11 इंटू का 50। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू कट कर आएगी लगभग, ये वैल्यू हमारे पास कट कर आएगी 3.335 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। अब मेरी बात सुनिए, ये जो वैल्यू है, इसमें आप मेन चीज ये देखिए 10 टू द पावर -9, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो फिर इस वजह से ये जो वैल्यू है, ये हम छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास एक बॉल हो गई, ये जो छोटी सी बॉल होती है, दो हमारे पास छोटी छोटी सी बॉल्स है। ठीक है, अब लगा लीजिए 10 10 किलो की भी हुई, 10 10 kg की भी हुई, फिर भी हमें ये जो इतनी छोटी फोर्स है ना, ये हमें महसूस नहीं होगी। तो फिर इस वजह से ये जो है, जब छोटा मास होता है तो फिर ये फोर्स इनसिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, अब हमारे पास अब हमारे पास देखते हैं कि ये फोर्स यूज कहाँ कहाँ होती है। तो ये जो हमारे पास फोर्स है ये यूज कहाँ कहाँ होगी। देखिए हमारे पास अर्थ है, जो हमारे पास मून है। ठीक है, ये जो मून है, ये जो है ये जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये जो चक्कर लगा रहा है, ये कैसे लगा रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये एनर्जी कहाँ से हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी जो है मून को धरती की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्योंकि मोशन में, वो गिरता नहीं है, वो उस फोर्स को हमारे पास क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट करके घूमने लग जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास यूज होती है। ठीक है, तो फिर जो हमने करा, अगर आप देखिए जो आपका एग्जाम आएगा उसमें जो है हमारे पास सबसे क्या चीज़ हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है, एक तो हमें इसकी जो है डेफिनेशन पक्का याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एफ किस लिए होता है, एम किस लिए होता है, आर किस लिए होता है, जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो अगर क्वेश्चन आएगा वो आएगा, एक तो थ्योरी आएगी, उसमें आपको ये अगर ये लिख कर आओगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, प्लस आपको एक फॉर्मूला लिख कर आना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ लिख दी तो फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल इसका बहुत ज़्यादा इजी होगा, जैसे कि मैंने आपको एक करके दिखा दिया, इसमें ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। ओके, तो फिर ये आज का डेमो के लिए बस इतना ही था। बाकी मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में, मेरा नाम है जाहिर, और मैं जो है कई पिछले आई थिंक 4 इयर्स, और आई थिंक 4 इयर्स से जो है मैं आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जो है कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, जैसे कि मेरे पास ग्राफिक्स सेंटर के बच्चों को पढ़ा रखा है मैंने। मैं जो है फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री सिर्फ मैं 10th तक पढ़ाता हूँ, वो भी बेयरली। मैं बाकी मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। ठीक है, मैंने एनडीए के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, मैंने क्लास 11 12 के बच्चों को भी फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा रखा है। मैं बस इतना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो फिर आप मेरी पूरी बात मानो। मेरे पास इतने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 3 महीने पहले मेरे पास आए थे, बोर्ड एग्जाम से पहले, और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, लेकिन जब वो मेरे से पढ़ के गए उनकी 70 75 प्लस और 90 प्लस तक आ रखे हैं। कंप्यूटर साइंस में 90 प्लस आए थे। अभी एक रिसेंटली लास्ट ईयर में एक बच्चा था,
वो 3 महीने पहले आया था, उसके 90 प्लस है, तो बस उसने क्या करा था, जो चीज़ मैंने बोली वो मेरी बात फॉलो कर लेता। थैंक्स फॉर टुडे।